मौजूद खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। कृष्णा खोपड़े जी, जो कि विधायक है नागपुर ईस्ट से, एक बार फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियों के साथ खोपड़े साहब का स्वागत कीजिए। अतुल लौंडे पाटिल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरे ताली बजाइए, खुले दिल से बजाइए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रशांत पवार जी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ रहे हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि राष्ट्रलय के हेलीकॉप्टर शॉट में विदर्भ के कई इलाकों में आज हम पहुंचे। सबसे पहले गए भंडारा, गढ़चिरौली में गए हम। देखिए, अगर आप भंडारा जिले को देखें तो 3 वहां सीटें हैं। गढ़चिरौली में जाइए, नक्सल प्रभावित इलाका है, और फिर नागपुर। क्या कह रही है इन जगहों पर जनता, पहले जल्दी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में हम शुरुआत कर रहे हैं विदर्भ के बहुत बड़े जिले भंडारा जिले से। भंडारा में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से एक सकौली है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जहां से विधायक हैं। अब देखिए, 2014 में तो बीजेपी ने यहां पर सभी 3 सीटें जीत ली थी विधानसभा की, लेकिन 2019 आते आते खाता तक नहीं खुला था। तो आइए अब आपको भंडारा जिले में लिए चलते हैं। भंडारा से ही प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के एक वक्त के बहुत करीबी माने जाने वाले, जो कि अब अजित पवार गुट के साथ महायुति में है, दूसरे पक्ष में है, वो यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन भंडारा की जनता क्या सोच रही है महाराष्ट्र के चुनाव पर? असली सेना वो किसे मान रहे हैं, किसे मान रहे हैं असली पवार, और किसकी तरफ वो जा रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? चलते हैं जनता के बीच में। असली सेना किसको मानते हैं, असली पवार किसको मानते हैं, और इस चुनाव में आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है? असली पवार शरद पवार ही हो सकते हैं, और असली सेना उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। असली सेना एकनाथ शिंदे साहब की सेना है। और असली सेना शिंदे साहब की सेना, जो भाड़ा साहब की जो विचार है, वो शिंदे साहब ही घर घर पहुंचा रहे हिंदुत्व का विचार। हम तो महायुति के पक्षधर है। हम सीएम नाना भाऊ पटोले को बनाना चाहते हैं। हमारे विदर्भ से नाना भाऊ पटोले ही सीएम बन के जाएगा। कैंटीन में चलते हैं आप, और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। इस बार हमको सीट चाहिए कांग्रेस की। महाविकास आघाड़ी सरकार आएंगी। बदलाव तो होना चाहिए। भंडारा में गांधी चौक में मार्केट में लोगों के बीच में आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? विदर्भ साइड में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अभी न्यू गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए। ये सिंधे सरकार के अच्छे काम है। बहन का पैसा मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है लाडली बहन योजना का, इससे यहाँ की महाराष्ट्र की महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। कोई नहीं, नोटा को देना है, बस मैटर फिनिश। उद्धव ठाकरे असली सेना कौन है? हाँ, असली सेना तो शिंदे से। भंडारे में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। पीतल नगरी के नाम से भी भंडारा को जाना चाहता है। कुछ और लोग सड़क पे हमारे साथ हैं। जो अभी के आमदार, रनिंग आमदार, उन्होंने कुछ भी किया नहीं है। चुनाव इस बार कुछ बदलाव होने वाला है भंडारा में। देवेंद्र फडणवीस पर क्या राय है? वो भी अच्छे, और उद्धव ठाकरे? वो भी अच्छे। महायुति सरकार ने बहुत युवाओं के लिए बहुत काम किया है। आइए अब यहाँ के बाद राष्ट्रलय के महाराष्ट्र स्पेशल में भंडारा से अब हम निकल रहे हैं अपने अगले पड़ाव के लिए। तो महाराष्ट्र के विदर्भ में अब हम पहुंच गए हैं नागपुर। नागपुर के लोग आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप लोग तो आज तक पर आप लोग बताइए, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच? बीजेपी का फडणवीस ही चाहिए राज्य के लिए। फडणवीस जी। जी फडणवीस चाहिए, बिल्कुल फडणवीस। कोई फडणवीस जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। कृष्णा भाऊ तो आएंगे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में कम रहते हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं। महाराष्ट्र का हमको सत्यानाश नहीं करना है। शरद पवार नहीं चाहिए हमको। शरद पवार कहो दिल से, देवेंद्र फिर से। सोच रहे कि बीजेपी मोदी चाहेगा। बटेंगे तो कटेंगे। 23 तारीख को कौन पार्टी का कौन मेंबर कहाँ कूद के जाएगा, कोई पता नहीं। बहरहाल नागपुर की जनता क्या सोच रही है तो आपने देख लिया, लेकिन अब वक्त है सीधा राज तिलक के मंच पर चलने का।
जोश खूब है यहाँ पर जनता में, अभी से नारेबाजी हो रही है, उनके सवाल भी हैं, लेकिन जल्दी से आपको सुना देते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। आज हमने इसी महाराष्ट्र की जनता, राजनीति, रणनीति, स्ट्रैटेजी दोनों पक्ष से बनाई जा रही है, उस पर चर्चा की है। ये इंटरव्यू देखिए, फिर सवालों की शुरुआत। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आज तक पर जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। पहला प्रश्न यही है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या इस बार अग्नि परीक्षा है 2 क्षेत्रीय दल टूटने के बाद वाला ये चुनाव, जिसमें बीजेपी शिंदे गुट, अजित गुट के साथ है, तो उधर उद्धव गुट है, शरद पवार गुट है, कांग्रेस है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, हर चुनाव जो होता है लोकतंत्र में, उसमें उस पार्टी के कार्य परफॉर्मेंस को और नेतृत्व के कार्य और परफॉर्मेंस की परीक्षा होती है। जहां तक 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार आई है, महाराष्ट्र में जो कुछ काम हुआ है वो अपने आप में एक विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूं कि 60 साल कांग्रेस को मौका मिला और जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल में देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हमारे केंद्र की सरकार ने करके दिखाया। तो निश्चित रूप से उत्स्फूर्त रूप से संघ के स्वयंसेवक अनेक जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम करते हैं, पर उन पे बंधन नहीं है। कोई स्वयंसेवक अगर चाहता है कि वो कांग्रेस के लिए करे तो उसके लिए भी कर सकता है। तो इसलिए संघ की तरफ से ऐसा कोई दबाव भी नहीं होता और आदेश भी नहीं होता, और संघ डायरेक्टली एज ए इंस्टीट्यूट कभी कहीं इस प्रकार से पार्टिसिपेट भी नहीं करता, पर स्वयंसेवक अपने विचारों के आधार पर सक्रिय समर्थन करते हैं और अनेक स्वयंसेवक राष्ट्र के हित में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, हमें मदद करते हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा अभिमान भी है और विश्वास भी है। राहुल गांधी सबसे ज्यादा हमलावर संघ पर ही है, वो कह रहे हैं कि संविधान पर की हत्या और उस पर छुरी संघ के ही लोग चलाते हैं, लेकिन वो छुप छुप के चलाते हैं, सीधा नहीं करते हैं। राहुल गांधी उनको ललकार रहे हैं कि सामने आओ। राहुल गांधी जी एक बार संघ को समझे, वो जिस प्रकार से उनकी गलतफहमियां वो अगर ठीक समझेंगे तो दूर होगी। कास्ट सेंसस पर भी आप लोगों के बीच में एक तगड़ी लाइन बोलते हैं कि जो जात की बात करेगा उसको मारेंगे, मतलब वो गलत कर रहा है। वो क्या लाइन है आपकी और क्या है इसका भाव क्या है? मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में विचारों के लिए काम करता हूं, और विशेष रूप से जिन जिन बड़े नेताओं के संबंध में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जॉर्ज फर्नांडिस से, संघ में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, बाला साहेब देवरस जी से, तो मैंने ये महसूस किया कि बाला साहब ने पूना के बसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीज ही बुरी नहीं हो सकती, और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता। जिस भाव में गैस का सिलेंडर मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है, और इसलिए जातीयवाद ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये लंबी लाइन लोगों के सामने लेते आ रहा हूँ और लूंगा। और मैंने चुनाव में भी मेरे लिए था कि जो आरक्षण मिलना है, जो मिलना है, उसके मेरे कोई आक्षेप नहीं, पर जाति के आधार पर राजनीति करने का मैं विरोधी हूँ, और जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात की, मैंने पब्लिकली कहा था। नितिन जी, आप पर बात करना मैं चाहती हूँ। आप, मुझे लगता है 2 फील्ड के धुरंधर हैं, एक तो पॉलिटिक्स और एक सेफ फ्यूल। आप हमेशा ध्यान देते हैं कि हम कैसे ग्रीन फ्यूल की तरफ, अभी भी देखिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार से आप चल रहे हैं। एक पॉलिटिक्स में भी कई लोग मानते हैं कि महायुति में क्या अननेचुरल अलायंस हो गया है अजित पवार के साथ। क्या अजित पवार आप लोगों के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे? आप यहाँ पर तो फ्यूल को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर अंदर आपको एहसास है कि अजित पवार कमजोर कड़ी हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा इलेक्शन का असर, देखिए सही ये है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ कौन टूटते हैं और कौन जुड़ते हैं ये बता नहीं सकता, इसलिए मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट, और इसलिए कभी आते हैं कभी जुड़ते हैं, ये परिस्थिति के अनुरूप चलते रहता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स, और ये समय समय पर वो निर्णय होते हैं, कभी फायदे में होते हैं, कभी नुकसान में होते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर समय लोगों को जोड़ने का काम किया, विस्तार का काम किया। शिवाजी मानखुर्द की सीट पर नवाब मलिक को उन्होंने उतार दिया। बीजेपी ने कहा हम प्रचार नहीं करेंगे, हम अलग रख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिसको आप अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे थे उस व्यक्ति को अजित पवार ने कैंडिडेट बना दिया, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। देखिए, हमारे सबके विचार भी अलग अलग है, हमारी पार्टी भी अलग अलग है, हमारे संगठन भी अलग अलग है, हमारे संविधान भी अलग अलग है,
हमारे चिन्ह भी अलग अलग है। कुछ विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर हम अलायंस में इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हमारे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जहां तक जो टिकट एनसीपी ने जिनको दिया है उसके बारे में हमारे पार्टी के प्रमुख देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी भूमिका जाहिर की है और वो भूमिका जाहिर करने का उनका अधिकार है। एकनाथ शिंदे, सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है लेकिन सीटें उद्धव जी को ज्यादा है। अब उधर फॉर्मूला बना है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे वहां पर सीएम बनेंगे। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए फिर एक मौका है? मान लीजिए महायुति, आप तो बोलेंगे कि महायुति आएगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया गया उद्धव ठाकरे को इस बार। इस पर मतलब आप लोगों के, आपके पुराने साथी हैं। देखो, एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में भी किसी को प्रमुख डिक्लेयर करने में दिक्कतें आती है, मीडिया में भी आती है। तो ये तो राजनीति है और इसमें चुनाव के बाद चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि वो और पार्टी का हाईकमांड सबसे बातचीत करके तय करेगा। पर कांग्रेस को ज्यादा इस बार सीटें मिली है, सेंचुरी उन्होंने बनाई, 104 से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं और इनको नर्वस 90 में ही उद्धव जी को आउट कर दिया उन्होंने, उससे ज्यादा सीट नहीं। ज्यादा लड़ रहे हैं, सीट ज्यादा आएगी ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता। देखिए, आप ऐसा होगा कि जो कब सबसे कम सीट लड़ रहा है महाविकास आघाड़ी में, शायद वो सबसे ज्यादा सीट भी जीत सकता है। शरद पवार, हाँ, जो भी कोई बार उनका बेस्ट था, 8 आउट ऑफ 10 था उनका स्कोर। तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ कि सीटें लड़ने के लिए मिली, इसका मतलब वो पार्टी बड़ी नहीं होती। जो चुनकर ज्यादा सीटें आती है वो पार्टी बड़ी। अगर हंग असेंबली होती है, सर आपका क्या विचार है? मैं आपका विचार जानना चाहती हूँ। अगर हंग असेंबली की नौबत आती है, अगर उद्धव ठाकरे, ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो आ सकते हैं इधर, तो आपके लिए स्वीकार्य है या नहीं? पहली बात तो हंग विधानसभा आने की संभावना ही नहीं है। हमारी जीत होगी और महायुति की सरकार आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। सवाल सर मन में आ गया, वो आपने नारा दिया है कि जो करेगा बात जात की उसको मारेंगे लात, और योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये आपके मिजाज में बैठता है? पहली बात तो मैंने ये कहा था कि जातीयवाद और अस्पृश्यता को समाप्त करना है और इसलिए स्लोगन के रूप में मैंने वो कहा है कि जातीयवाद की राजनीति मत करिए। देखिए, कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है तो ये नहीं बोलता मेरे जात वाले डॉक्टर के पास जाऊंगा। कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाना तो ये नहीं कहता कि मैं मेरे जात वाले रेस्टोरेंट में जाऊंगा। आखिर उसकी अच्छाई, उसकी गुणवत्ता पर लोग तय करते हैं। कोई टीवी पर सुनते आपको पसंद करते हैं तो उनको मालूम नहीं आप कौन से राज्य से और आपकी जात क्या है, वो आपके परफॉर्मेंस और क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो मैंने यही बात कही है कि जातीयवाद को छोड़ो, उस भाव में उसका उल्लेख किया। ये बात जरूर है कि हमारे देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत भारतीय संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है और हम हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व मानते हैं और हिंदू को जब जाति जाति में विभाजित करके उसको तोड़ने की कोशिश होती है तो देश का राष्ट्रीय नुकसान होगा। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश, ये हमारी नीति है। जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर हम भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तान को और भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना चाहते हैं और इसलिए जाति के आधार पर हिंदू नहीं बंटना चाहिए। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल मैं नेताओं से कर लेती हूँ, फिर आप लोगों की बारी होगी। थोड़ा अपने नेताओं को सुनिएगा जरूर कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि इस वोट से आप तय करेंगे कि महाराष्ट्र में अगले 5 साल तक किसकी सरकार बनेगी। अपने वोट से, अपने तौर तरीकों से आप तय करेंगे कि आप नेताओं को कितना जवाबदेह बना पाते हैं। ये मौका अभूतपूर्व है आपके लिए, उसका फायदा उठाइएगा। सिर्फ नारेबाजी में निकल जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। कृष्णा खोपड़े जी, पहला प्रश्न आपसे है, क्यों जनता महायुति पर विश्वास करे? हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस है, तो कई लोग तो मुझे कह रहे थे कि उनको शिंदे साहब नहीं, फडणवीस चाहिए सीएम के तौर पर। तो क्या करेंगे आप? माजरा क्या है महायुति का? पहले तो मैं आपका मनोपूर्वक अभिनंदन करता और स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कच्ची विसा मैदान को चुना और इस मैदान का डेवलपमेंट हमारे नगर सेवक बालाजी बोरकर जी के माध्यम से हुआ। ये सब आपने जो सवाल पूछा है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलायंस की सरकार 1001% आएंगे। नागपुर शहर, महाराष्ट्र का भी माहौल पूरा बदल चुका है। कांग्रेस का नेगेटिव अभी चलेगा नहीं, क्योंकि संविधान के नाम से धज्जियां उड़ाने वाले ये है। 2 दिन पहले राहुल जी जब नागपुर में आए थे
तो उन्होंने संविधान का वो चिपका हुआ था और उसके बाद में सब पन्ने कोरे थे और इसलिए धज्जियां उड़ाने वाले कौन है? तो ये लोग हैं और इसलिए संविधान का नेगेटिव अभी ये चलेगा नहीं और महाराष्ट्र की जनता अभी समझ गई है और इसलिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित आएगी, महायुति आएगी। आपको लोग क्यों चुने? यहाँ पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं असली नकली का फर्क और एक अलग लड़ाई वो चढ़ी हुई है। और क्या नाना पटोले सीएम उम्मीदवार होंगे? आप लोग भी तो बताइए। इधर तो लग रहा है शिंदे साहब को आगे क्या है, एक बार दिखाइए। पहले ही नाम लेते। एक सबसे अहम बात यहाँ पर ये है हाँ कि जो विधायक 3 बार से विधायक रहा है वो डेवलपमेंट का एक भी काम नहीं बता पाएगा कि महायुति क्यों आए। इसे पता चलता है कि महायुति आने वाली नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ये बताती है, उसका जो रिपोर्ट आता है उसमें यह पता चलता है कि जितने भी भाजपा शासित राज्य है वो सारे के सारे पिछड़ गए हैं और गैर भाजपा शासित राज्य वो आगे गए हैं। ये इस महाराष्ट्र के युवा क्यों वोट देंगे? क्योंकि सारे के सारे पेपर लीक हुए हैं। इस महाराष्ट्र का युवा क्यों इनको वोट देगा? इस नागपुर की जनता इन्हें क्यों वोट दोगी? क्योंकि यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है, ये डंपिंग यार्ड से 1 लाख लोगों को अस्थमा हुआ है। ये डंपिंग यार्ड की वजह से इससे यहाँ पर गडकरी ने 3 बार यहाँ से वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का उद्घाटन किया है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर गडकरी ने जो सीमेंट रोड बनाए उसके वजह से 90% से ज्यादा जनता अपने घर में पानी की बाढ़ आने से परेशान है। यहाँ पर देश में पहली बार महाराष्ट्र जीडीपी में 6वें नंबर पर गया, पर कैपिटा इनकम में 11वें नंबर पर गया है। तो महाराष्ट्र की जनता इन्हें क्यों वोट देगी? दंडनाते महाविकास आघाड़ी आ रही है और पूरे ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बन रहा है। ठीक है विधायक जी, इसका छोटा सा जवाब। विधायक जी, ये कांग्रेस के रग में भरा है क्या झूठ बोलना? माइक ऊपर कीजिए। कांग्रेस के रग में भरा है झूठ बोलना। सलाहकार परिषद ने क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया? 50 साल कांग्रेस का आमदार इस पूर्व नागपुर में था, मंत्री था, लेकिन इन 7 सालों के अंदर अंजना जी 7 सालों के अंदर जो पूर्व नागपुर का डेवलपमेंट हुआ इनको शायद मालूम नहीं। ये महाराष्ट्र के प्रवक्ता है, इनको ये कांग्रेस वाले पार्टियां बदलने में ही माहिर रहते, झूठ बोलने में माहिर रहते। जवाब देना है। ये 50 साल ये हमने 7 साल में जो काम करके पूर्व में बताया है, इसलिए बैलेट पेपर से कांग्रेस पूर्व नागपुर में गायब है। बैलेट पेपर से दिखा रहे काम का। ये इनका डेवलपमेंट इन्हें स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों के घर गिराकर रास्ते बनाने का, इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं। अब तक इन्होंने डंपिंग यार्ड का कुछ नहीं कर पाए। नाग नदी में आधे घंटे के बारिश में लोगों के घर बह जाते हैं और यहाँ पर जो भी बैठे हैं इनके भी घर नाग नदी में बह गए हैं। उद्धव ठाकरे कहाँ खड़े चुनाव में? बोलिए। आज घर बहे हैं, कल घर लूट जाएंगे। आराम से बोलिए। अरे दादा बोलिए। देखिए, हाँ दिखाइए। मैं अंजना जी मैं बताता हूँ। हाँ विदर्भ का जो कोर इशू है, हाँ जो 10 साल पहले कांग्रेस के सामने भी थे, कपास सोयाबीन उगाने वाले किसानों का आत्मघात, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ का पिछड़ापन, क्या हमें मेट्रो ट्रेन चाहिए? क्या हमें ये रास्ते चाहिए? ये लोग तो कह रहे हैं हाँ मेट्रो ट्रेन हमने को चाहिए, ये हमारी सपना था। मेट्रो तो चाहिए ना, मेट्रो क्यों नहीं चाहिए? एक मिनट मैं जो बोल रहा हूँ, विकास की दिशा चुकने के वजह से बीजेपी विदर्भ में लोकसभा में बुरी तरह हारी है। नेगेटिव संविधान का उल्लंघन करने वाले संविधान के इनको मैं बोल रहा हूँ। संविधान का उल्लंघन। अरे भाई संविधान मैं तो नया नैरेटिव बता रहा हूँ। चंद्रपुर साहब, यवतमाल साहब, अमरावती साहब, पूरी तरह से बीजेपी विदर्भ से साफ हो चुकी है। एक बात बताइए, ये बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पे अजीत पवार बीजेपी को समझा रहे हैं, ये क्या हो गया है? हम जनता के विश्वास के लिए आए और महाराष्ट्र की जनता का विकास होना चाहिए, हाँ। इसलिए हम महायुति में आए। जबकि 2.5 साल पहले अजीत पवार जी आज उबा ठाके
हाँ। जो न कटेंगे, अध्यक्ष न है बटेंगे। माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ये घर से चलेगा चलाते नहीं। थे। मैंने वही आज पूछा। भी अगर अजीत आपने देखा पवार जी होगा ने बोला है। उन्होंने अपना जाहिरनामा जो ये प्रसिद्ध किया narrative नहीं वो अपने चलेगा। घर से प्रसिद्ध किया और आने वाले दिनों में उन्होंने सीधा बोला मैं कांग्रेस के साथ में जाहिरनामा प्रसिद्ध नहीं करूंगा। अच्छा ठीक ये कांग्रेस के हाल है। आज भी ये कांग्रेस और उबाटा की यहाँ पर आप लोग प्रश्न, कोई प्रश्न पूछा, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। मुझे बताओ पूर्व नागपुर में 50 साल कांग्रेस थी, क्या किया 50 सालों में? यहाँ पर मेट्रो ट्रेन से लेके बच्चे को भी पूछेंगे तो विकास सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कृष्णा भाव ने किया है। केवल देवेंद्र फडणवीस का ही विकास हुआ है बीजेपी वाले आगे में और बैठे हुए दूसरा आप लोग विकास बोलेंगे, नितिन गडकरी जी का हुआ है। एक मुझे तो आप नहीं मेरी ग्राउंड दिखता। रिपोर्ट में- सबसे दो ही लोगों का विकास हुआ एक है। सेकंड, एक सेकंड। मुंबई के कारपोरेशन में सबसे महानगर पहला पालिका जवाब में मेरा। भैया कृष्णा शिवसेना कोबड़े का का विकास ही विकास नहीं हुआ हुआ। उबाटा के 15 जो साल में प्रमुख है उसको वर्धमान कमेटी में भी लिया बना नहीं। हुआ है, जो लोगों का पेट काटा गया हुआ है और जो लोगों को अरे जो परेशानी भैया, गुजर रहा है उस पैदल पुलिया है। का वहाँ पे कोई जरूरत मैं नहीं तो है, फिर भी उस बोलूंगा, पुलिया का वहाँ पे इसको अरेंज किया गया मुख्यमंत्री है बनाना चाहिए और था। ऐसे ब्रिज ऐसे और बनाए गए नागपुर मुख्यमंत्री से। उससे बात आप भी नहीं उद्धव कर- ठाकरे की पार्टी से है ना? तो बाला साहब ठाकरे कृष्णा कोबड़े के लिए रोड बनाना हर जगह डेवलपमेंट रहे नहीं है। थे। लेकिन रोड उन्होंने बनाना बोला उनको डेवलपमेंट बनाया। नहीं है। आज के डेट में लोगों को रोजगार चाहिए। बोलो भाऊ, जो इसको यंग बोलो जनरेशन ना। है आज तुम्हारे पे ये जो जो अन्याय पीढ़ी हुआ, है वो तो बोलो। इनको 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 कृष्णा कोबड़े पे जो मैं अन्याय पेशे हुआ, से एक शिक्षक हूँ और पूर्व नागपुर में मेरे शिक्षक है, रोजगार है। जी भर है, मगर 99% लोगों के पास में रोजगार। मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे पूर्व नागपुर में 25 साल कांग्रेस के विधायक रहे और 25 साल में उन्होंने क्या डेवलपमेंट की, ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ। एक साथ, एक- मैम मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मुझे एक चीज पूछनी है कि सिर्फ रोड बनाने ये ही डेवलपमेंट है? आज पूर्व नागपुर सबसे पीछे है बाकी क्षेत्रों से, पूर्व नागपुर सबसे पीछे है, वो क्यों है? आज पार्टी के आगे अपना पूर्व नागपुर नहीं बढ़ रहा, दक्षिण नागपुर, उत्तर नागपुर, बेसा बेलता रोड इतने बढ़ चुके, तो सिर्फ पूर्व नागपुर ही पीछे क्यों है? कह रहे रोड बनाने से सिर्फ नहीं होगा। जरा मैं बात चलिए, कर कुछ लूं इधर- थोड़ा। बैठिए, बैठिए। स्मार्ट सिटी के नाम से इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा? जब पिछड़े क्षेत्र में हमने डेवलपमेंट का काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया, इनको हर डेवलपमेंट के काम में क्यों दर्द हो रहा कांग्रेस वालों को? मुझे यही समझ में नहीं आता। क्योंकि ये नितिन गडकरी जी का इलाका है, देवेंद्र फडणवीस का। नितिन गडकरी जी कितने लोकप्रिय है? यहाँ पर हाथ उठाइए, कितने नेता है? उधर भी दिखा दीजिए। जरा हमको भी पूछो, और देवेंद्र फडणवीस, जरा हमको भी पूछो। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बताइए। उद्धव ठाकरे के लिए कितने लोग? एक मैं बात कर रहा हूँ ना। कांग्रेस पार्टी के लिए इधर इधर आप में से कोई सवाल पूछेगा? सब पार्टी के ही लोग। आप एनसीपी से हैं, बोलिए, आप लोग बोलिए। शरद गुट या अजित गुट? अजित पवार गुट, अजित गुट। क्या इश्यूज है? क्या एकच वादा अजित दादा। एकच वादा उस तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कुछ पार्टी के लोग बहुत भर गए। आराम से पार्टी के लोग बहुत हैं। इधर आसपास जो लोग इधर दिख रहे हैं, मुझे कुछ आम लोग दिख रहे हैं, इनके पास चलते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं नागपुर को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, राजनीति को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इस बार बीजेपी आएगी इस तरफ पूर्व नागपुर में। ये हम पूरा आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से किसी का कोई लेना देना तो नहीं है यहाँ पे? बीजेपी आएगी पक्की। देवेंद्र फडणवीस जी और गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम किया और अपने कृष्ण बाबू ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे 5 साल में, और इतना नागपुर का चेहरा बदल देंगे। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बहुत अच्छे डेवलपमेंट के मामले में बीजेपी सबसे आगे है। 25 साल यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे, उन्होंने विकास के नाम से कुछ भी नहीं किया। देखिए, लंबे वक्त तक अतुल लौंडे पाटिल साहब, लंबे वक्त तक ये नागपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ बना रहा, लंबे वक्त तक। फिर जनता ने 15 साल से तो बीजेपी वाले। हाँ, ये क्या कांग्रेस तो का ये पूछ सवाल रहे जितने हैं? लोग पूछ रहे हैं उसके लिए आपका क्या जवाब है? ये- ये आपके हाथ से नागपुर कैसे फिसला? क्यों फिसला? एक बात आप ध्यान में रखिए, 2019 के बाद एक एक करके सर आ रही हूँ, इसके बाद आऊंगी। 2019 की देखो, ये किसने कितने लोग लाए हैं इससे तो तय नहीं होगा। यहाँ पर 2019 के बाद
2019 के बाद पदवीधर मतदार संघ का चुनाव हुआ और पदवीधर मतदार संघ के चुनाव में 58 साल के बाद इनको हमने पटकनी दे दी। फिर उसके बाद में शिक्षक मतदार संघ के चुनाव हुए, उसमें हमने इनको पटकनी दे दी। उसके बाद में जिला पंचायत के चुनाव हुए ग्रामीण में, उसमें हमने इनको पटकनी दी थी, पूरी तरह से कांग्रेस आई। उसके बाद पंचायत समितियों में चुनाव हुए, 13 में से 11 पंचायत समितियां हमने जीती है। तो मुझे एक बात बताइए, ये 25 साल का हिसाब पूछ रहे हैं, ये डंपिंग यार्ड की वजह से 1 लाख लोगों को अस्थमा की बीमारी है, आज तक डंपिंग यार्ड का सोल्यूशन नहीं निकला। आधे घंटे के पानी में पूरा नागपुर बारिश के अंदर पानी के अंदर हो जाता है। ये गडकरी ने कहा था मैं नाग नदी में बोट घुमाऊंगा, ये लोगों के घर तक वो बोट चली गई है। जल भराव, घर में पानी जमना, बारिश में पानी जमना, इस पर सवाल का जवाब दीजिए। कृष्णा एड़गे ही नहीं आए, अन्यायग्रस्त है अंजना जी, इनको शादी पोस्ट भी नहीं दी। ये किशोर जी पहले हमारे में थे तो सच बोला करते थे, अब इनको इनकी आदत लग गई है, अब इनको मैं बता रहा हूँ आदत लग गई है। कृष्णा नितिन गडकरी के साथ रहने से इनको कुछ नहीं मिला है। ये नागपुर शहर ये अन्यायग्रस्त है, ये अन्यायग्रस्त है। ये उनको कांग्रेस में आने पे मिनिस्टर बनाएंगे, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के आपको मिनिस्टर बनाएंगे हम, लेकिन 50 साल में इन्हें धोखा ही आप गलत पार्टी में हो। डेवलपमेंट के नाम से ये जीरो। यहाँ गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि जो पार्टी आज इतनी पुरानी पार्टी 1885 की बनी हुई, विकास के नाम पे कभी वोट नहीं मांगती, कभी जाति के नाम पे मांगती, कभी धर्म के नाम पे अपने सांसदीय क्षेत्र। विकास ठाकरे चुन के आए। आप आइए। अरे भैया विकास ठाकरे चुन के आए ना। मेरा कांग्रेस से ये प्रश्न है कि आपने कर्नाटक में, आपने हिमाचल में बहनों को झूठ बोल के वोट लिए कि हम 1500 रुपए 2000 रुपए देंगे और अभी तक आपने 1 पैसा नहीं दिया है। क्या आपको इस बात पे पछतावा है, शर्मिंदगी है क्या? लड़ाई में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव आपके लिए भी अग्नि परीक्षा है, जब अजित पवार उधर चले गए हैं, शिंदे साहब उधर चले गए हैं, मतलब पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल गया है। 2 क्षेत्रीय पार्टियां एनसीपी और शिवसेना 2 फाड़ हो गई हैं, बीजेपी उनकी तरफ है, कांग्रेस आपके साथ है। क्या ये चुनाव शरद पवार जैसे दिग्गज के लिए भी अग्नि परीक्षा है? मुझे अग्नि परीक्षा लगता नहीं, ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारे कुछ साथियों ने अलग डिसीजन ले लिए, राजनीति में डिसीजन लेने का अधिकार है, मगर चुनकर आने के बाद एक पार्टी के सिंबल पर, इस पार्टी के प्रोग्राम पर, लीडरशिप पर आने के बाद फिर वो छोड़कर दूसरे जगह जाना और जिनके खिलाफ राजनीति की कई सालों से, इनके साथ बैठना, इनके साथ एसोसिएशन रखना, ये आम जनता को पसंद नहीं आता और इसकी कीमत ऐसे करने वालों को आज न कल देनी ही होती है। वो मद्देनजर रखते हुए हमारी सोच ये है कि ये इलेक्शन में लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। 10 में से 8 आप ही ने बताया आपकी पार्टी ने जीती। अजीत पवार फेल होते हुए नजर आए, लेकिन पवार वर्सेस पवार में जनता ने सर क्लियर मैंडेट दिया कि वो आपके साथ है। लेकिन सेना वर्सेस सेना वाली लड़ाई में शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट बेटर है, हालांकि सीट उद्धव ठाकरे की ज्यादा है। तो मतलब एक तरफा नहीं गया विरासत की जो पॉलिटिक्स है। क्या वो असल लड़ाई रहेगी आपके लिए? क्योंकि शिंदे साहब की स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे से बेटर थी, हालांकि उद्धव जी की सीट ज्यादा थी। मुझे लगता है कि आज भी उनकी फांसी आप देखेंगे तो फांसी का संगठन उद्धव ठाकरे के पास जितना है उतना शिंदे साहब के पास बिल्कुल नहीं, कंपैरिजन नहीं। वहाँ उद्धव ठाकरे की स्थिति अच्छी होगी। तो उद्धव ठाकरे को सीएम फेस क्यों नहीं बनाया सर आप लोगों ने? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप लोगों ने क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? किसी को भी सीएम चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? क्या सोच? जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारा चुनाव लड़ने के लिए सामने जाता था, तब हमने प्रोग्राम पर ध्यान दे दी। चुनाव जीतने के लिए बाकी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। हमने सीधी बात तय की कि चुनाव के बाद बैठकर
जिनके साथ लोग ज्यादा है उसको मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे। आइए कुछ और सवालों के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब हमने भी बहुत सवाल पूछे। मैं आ रही हूँ सर, 2-3 सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मेरा ये सवाल है, छोटे छोटे सवाल, माइक मत छूइए। मेरा ये सवाल है उद्धव ठाकरे से कि जब बाला साहब ठाकरे थे तब हिंदुत्व जागा था, तब हिंदुत्व के नाम से सब लोग बाला साहब ठाकरे को सब चाहते थे। आज मेरा उद्धव ठाकरे से यही सवाल है कि आज उनका हिंदुत्व हरा है कि वो है, वो मेरे को बताए। कृष्णा भाऊ खोपड़े जो पूरा हमारे कृष्णा आमदार है, उनमें बहुत अच्छा काम करते हैं और हर लोगों की मदद। तुतारी मैडम, तुतारी। नागपुर से महायुति की पूरी सीट आ रही है और मुझे उद्धव ठाकरे से ये पूछना है कि बाला साहब ठाकरे के नाम से हिंदू हृदय सम्राट लिखा करते थे, अब वो जनाब क्यों लिखते हैं? मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि 25 साल में कांग्रेस में क्या किया। मैं इन भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि जो इन स्कूल में पढ़े हैं वो कांग्रेस ने दी हुई है, कांग्रेस के जमाने के स्कूल है, वो कांग्रेस ने दी है। कृष्णा खोपड़े जी वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं, कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया। मुझे जवाब देना है। 50 साल कांग्रेस के आमदार थे, अनेक 14-15 साल पूर्व नागपुर में मंत्री भी थे, लेकिन मुझे एक आधा प्रोजेक्ट बताइए लोग, एक आधा क्या पूर्व नागपुर के अंदर इन्होंने 50 साल में प्रोजेक्ट लाए? एक आधा तो भी ये प्रोजेक्ट मैं बात कर नहीं तो मैं बताता कि 7 सालों के अंदर बड़े पैमाने पर हमने प्रोजेक्ट लाए और डेवलपमेंट का काम करने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया है। और इसीलिए ये कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई। इस चुनाव में कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग गई। ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिन लोगों ने पूर्व नागपुर को टारगेट बनाया था गडकरी के विरुद्ध, लेकिन पूर्व नागपुर हला नहीं और सबसे ज्यादा मतदान, सबसे ज्यादा लीड हमारे नेता नितिन जी गडकरी को मिली। इनके नेता वहां से खाली हाथ लौटे। जरा मैं बात कर लूं। ये तो एकदम लॉयल है नितिन भाई को और नितिन गडकरी जी को। अंजना जी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। जो इसके बाद उद्धव जी का सवाल लेंगे, एक बार अतुल जी बोल लें। आपको लेकर जो प्रश्न उठ रहे हैं जनता के बीच में, ये इनके नेता भूखंड माफिया है। हजारों जगह इन्होंने 1 रुपए के लीज के ऊपर खाई है। ऐसे इनके नेता मैं अनेक उदाहरण आपको दे सकता हूँ। अतुल सर देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि ये इन्होंने जो हमने कॉरपोरेशन के स्कूल खड़े किए थे वो पूरे के पूरे गरीबों के लिए स्कूल बंद हो गए। आज गरीबों की शिक्षा का विषय जो है नागपुर में बड़ा हो गया है। दूसरी बात आधे घंटे के बारिश में पूरा नागपुर पानी के अंदर हो जाता है। ये इनका डेवलपमेंट है। ये खुद टीडीआर के आरोप में फंसे हुए हैं। इनका लेटर है, टीडीआर माफिया ये खुद कृष्णा खोपड़े है पूर्व नागपुर में आरोप कर रहा हूँ और सामने आरोप कर रहा हूँ, सामने आरोप कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसा बता दे जो गडकरी बोलते थे कि मैं 5 लाख वोट से जीतूंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, किसी को पैसे नहीं दूंगा, उसको गली घुमाया यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, गली घूमना पड़ा। जो 5 लाख से आने की बात करता था वो 1,37,000 उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को लेकर जो प्रश्न पूछा उस व्यक्ति ने, उसका जवाब कि जब बाला साहब थे, 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, आपके लिए हिंदुत्व का अर्थ कुछ और था, अब आप कास्ट सेंसस के भी पक्ष में बोल रहे हैं। इनसे 2% बीजेपी वालों को छोड़ने से अगर हमारा हिंदुत्व हमने थोड़ा ऐसा इक्वेशन होता है तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। कांग्रेस में थे, इसलिए चुनाव में ही तय करके देख लिया। और मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अंजना जी ये ग्राउंड महाराष्ट्र में खो चुकी है। विदर्भ में पिछले चुनाव में ही बीजेपी हारी है और बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस से भाजपा के ये दूसरे को बोल रहे। देखिए, जो इन्होंने कर्नाटक या बाकी जगह पे लाडली बहन को हम महीने का इतना पैसा देंगे, आज महाराष्ट्र में महायुति ने इतने अच्छे अब महायुति हमने पैसे दिए हैं किसानों का काटोल का करने का किसानों का इनको काटोल का अगर ये कांग्रेस में ताकत है काटोल का पूछो, बीआईएल वापस लेना काटोल इन्होंने लाडली बहन के अगेंस्ट में काटोल का हाईकोर्ट में
इन्होंने PIL डाला हुआ है, इनकी है क्या काटोल का पूछो, ये बोलना चाहिए। मैडम काटोल का महायुति के जितने भी महायुति ने जो मैडम काटोल का पूछो, लाडली बहन हो गया, किसानों काटोल का पूछो, काटोल का सवाल। मैम, हमारे पूर्व नागपुर के बैलेट से पंजा साफ हो चुका है। जब पंजाब बैलेट पेपर से साफ कर दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस से हार का ठीकरा अपने सर नहीं लेना चाहती, हार का ठीकरा दे दिया राष्ट्रवादी के नए उम्मीदवार। पहले इनको ये पूछिए, जब 25 साल से पूर्व नागपुर में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस था, और इस साल ये दूध की धुली कांग्रेस, इन्होंने बैलेट पेपर से पंजा क्यों गायब कर दिया? इनको इनके बाप के ऊपर भरोसा नहीं था। बाला साहब का शिवसैनिक बोल रहा है, ये जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, इनका हिंदुत्व पूरा गया हुआ है। ये जो किसाजी खोपड़े बोल रहे हैं, पूरा गलत बोल रहे हैं। इससे पहले सरकार में आए, बाला साहब के विषय में गद्दारी किसने किया? गद्दारी नागपुर में किसने किया? एक मिनट मुस्लिम, जल्दी बोली। नागपुर में कांग्रेस से मुस्लिम लोग नाराज है, मगर नितिन गडकरी साहब हमारी नागपुर की शान है। हम सब नितिन गडकरी साहब के डेवलपमेंट से मुस्लिम भी। देखिए, नाना पटोले भी भंडारा से ही आते हैं, लेकिन नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस की क्या लोकप्रियता आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए? कोई चैलेंज नहीं है। अगर चैलेंज होता तो 2019 के बाद जो चुनाव हुआ सब में हराया है। इनकी हिम्मत नहीं है 3 साल से कोई भी स्थानीय निकाय की, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव लेने की इनकी हिम्मत नहीं हुई है। कोर्ट में इनके लोग शामिल नहीं होते। अब मैं कृष्णा खोपड़े से पूछना चाहता हूँ, 70,000 करोड़ का आरोप किया था। कोर्ट मैटर है, वो कोर्ट मैटर है, अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ। आपसे पूरा कर ले। कृष्णा खोपड़े जी से मैं एक सवाल पूछता हूँ, इन्होंने 70,000 करोड़ का अजीत पवार पे आरोप किया था। 70,000 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं? ये कृष्णा खोपड़े बता दे, अगर इसने डेवलपमेंट किया है तो 70,000 करोड़ पे कितने जीरो होते हैं? 70,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? हमारे ऊपर में कोई आरोप नहीं हुआ। 70,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? इनके ढाई साल के सरकार में इनके ऊपर कई आरोप लगे, अनेक आरोप लगे। और बताइए कि एक महाराष्ट्र में इन्होंने काम किया, हमारे लाड़की बहन योजना, लाड़की बहन जनता को एक हिंट तो दे देते कि आप लोगों का करप्शन पर स्टैंड क्या? चलिए, मेरे कांग्रेस वाले को ये पूछना है, जब कांग्रेस की सरकार थी, नागपुर शहर के गरीबों के लिए हाकर जोन के लिए जगह नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए कॉलेज बनाने के लिए जगह कहां से आई? हाकर जोन की जगह है, हाकर जोन की जगह है, हमने बचा के रखा हाकर जोन। कांग्रेस से एक बीजेपी जोन हमने बनाया है। कांग्रेस से ये सवाल है, जो राष्ट्रवाद की राजनीति बीजेपी या संघ परिवार करता है, उसके खिलाफ ये क्यों होते हैं और देश को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं? और दूसरा सवाल बीजेपी से है कि जो भी 70,000 साथ में आते हैं, अजीत पवार हो या फिर और कोई, वो भूल क्यों जाते हैं? ये आया असली सवाल, दोनों से सवाल है, एक एक सवाल पूछे। थोड़ा सा पीछे हटिए। आपसे सवाल था उनका कि जो बीजेपी संघ का, राष्ट्रवाद का, देश प्रथम, इस फिलॉसफी के आप खिलाफ क्यों जाते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा झूठ है। जब देश के आजादी की जंग चल रही थी, देश आजादी के लिए लड़ रहा था, तब इनके आइडियोलॉग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मुस्लिम लीग के साथ 3 जगह सरकार बनाए थे। जो विभाजन इन्होंने किया, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर इस देश का विभाजन किया। विभाजन करने वाला आरएसएस है, और आरएसएस के भूमि पे खड़ा होकर बोल रहा हूं मैं। सामाजिक नेता सावरकर ने नेताजी के खिलाफ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के खिलाफ इन्होंने सैन्य में भर्ती की थी। ये अंग्रेजों के साथ बैठे हुए हैं, ये बांटो राज करो की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, कौन सा राष्ट्रवाद है इनका? कौन सा राष्ट्रवाद है इनका? इनका क्या राष्ट्रवाद है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ हिंदुस्तानियों की भर्ती कराना। अब आपसे जल्दी से जो आखिरी सवाल था, 70,000 पे शून्य कितने? पहले आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, 70,000 करोड़ पे जब शून्य आप कितने? उसको अपने पास कर लेते हैं तो धुल जाते हैं। नहीं, हम 70,000 करोड़ में जीरो कितने? पहले बताओ। नागपुर शहर में बड़ी डेवलपमेंट की बात करो। हम ये महाराष्ट्र के जनता का विचार करके महायुति में आए।
कल हम वर्धा होंगे, यवतमाल पहुंचेंगे, अमरावती की जनता सवालों का जवाब पूछेगी नेताओं से। तालियों के साथ आप सभी नागपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। भारी तादाद में आप लोग आए, जितने सवाल मैं ले पाई उतने मैंने लिए हैं, लेकिन कल वर्धा, यवतमाल और अमरावती की होगी बारी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।